हाँ, तो एरर आपकी कहाँ कहाँ पे हो सकती है? अ मिस्टेक इन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा फ्रॉम विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस डेटा के बेसिस पे प्रिपेयर किया जा रहा है, उस डेटा को कलेक्ट करने में ही हमसे, या फिर उस डेटा को प्रोसेस करने में, गैदर करना और प्रोसेस करने में फर्क होता है ना। तो जो हमने डेटा कलेक्ट किया, या फिर उसको हमने फर्दर जब प्रोसेस किया, तो हमसे वो डेटा उसी टाइम पे हमसे गलती हो गई, हमने गलत डेटा कलेक्ट कर लिया है, हमने गलत उसको प्रोसेस कर दिया है। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, वो आप समझो कि वो गलत ही बनेंगे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एक समरी है ना सिर्फ। आप जिस डेटा के ऊपर उसको बेस कर रहे हो, वो डेटा ही अगर आपका गलत है, तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो गलत ही होंगे। यस और नो, हाँ या ना? यस सर। ठीक है ना। तो गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग में आपसे गलती हो सकती है, आपसे गलती हो सकती है इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट में, अराइजिंग फ्रॉम ओवरसाइट और मिस इंटरप्रिटेशन, है ना। अकाउंटिंग में कई बार हम लोग एस्टिमेशन बेस करते हैं, जैसे आपने डेप्रिसिएशन का एस्टिमेशन लिया होगा, कोई प्रोविजन बनाया, कोई रिजर्व बनाया। तो ये सब चीजों का जो एस्टिमेशन करना था, वो भी बेस किसके ऊपर होता है? वो कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो उन फैक्ट्स को आपने, या तो आप समझ नहीं पाए कि भाई ये एस्टिमेशन जो है, जिस जिन फैक्ट्स के ऊपर हम बेस कर रहे हैं, ये फैक्ट सही नहीं है, तो आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत ले लिया। तो जब आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत ले लिया है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत हो जाएंगे, होगा ना भाई। हमने डेप्रिसिएशन, से फॉर एग्जांपल की कोई मशीनरी थी, वो 20 ईयर्स तक काम कर सकती थी, और हमें या हमने जो फैक्ट्स गैदर किए, वैसे हमको पता चला कि भाई 10 साल में ही इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, तो हमने उसका डेप्रिसिएशन भी फिर 10 साल के हिसाब से ही कर दिया, तो प्रॉफिट्स हमारे बहुत ज्यादा कम हो गए, है ना। ये सुनो। तो आप, यस सर। हाँ, अकाउंटिंग एस्टिमेट इनकरेक्ट जो है वो यहाँ पे कर सकते हो उसकी वजह से, इन द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तीसरा हमारा इन्होंने बोला है कि कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको आपने अप्लाई गलत तरीके से कर दिया है। ठीक है, रिलेटिंग चाहे वो मेजरमेंट को लेकर के, रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। तो अभी आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स में, तो वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ाते हैं, प्रिंसिपल आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं। और अगर आप उनको अच्छे से नहीं यस। समझते हो, या आपको उनका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं आता है, तो आपसे गलती होगी कि वो स्टैंडर्ड या वो प्रिंसिपल क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया। तो अल्टीमेटली आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका रिजल्ट आएगा, वो आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से अलग आएगा, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत हो गया, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट हो गया, हमसे अकाउंटिंग एस्टिमेट गलत लिया है, करा है हमने, या फिर हमसे जो डेटा हमने कलेक्ट किया वो गैदर या प्रोसेस करने में गलतियां हो गई। ये सब हमारे जो है वो एरर्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस। ISA 450 जो है वो ये यहाँ पे इस क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है। अब पहले हम लोग किसकी जिम्मेदारी समझते हैं? हम लोग पहले डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। The primary responsibility for the prevention and detection of fraud rests with those charged with governance and the management of an entity. प्राइमरी, बेटा अच्छे से और ध्यान से ये चीज समझ लेना कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो होती है, ठीक है, फ्रॉड को प्रिवेंट करने की और डिटेक्ट करने की, ये आपके क्लाइंट की होती है। ठीक है, क्लाइंट में भी किसकी होती है? वो लोग जिनके पास गवर्नेंस है, जो गवर्नेंस देख रहे हैं, या फिर जो मैनेजमेंट है उसकी होती है। मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकता है? मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बना करके और उसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे पूरी कर सकता है। तो फ्रॉड को रोकना है या फिर एरर को रोकना है, दोनों ही बातें हैं। वैसे तो इंटरनल कंट्रोल का काम सिर्फ फ्रॉड्स के लिए नहीं है, पर फ्रॉड को रोकने के लिए, एरर को रोकने के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, और वो अपनी जिम्मेदारी को कैसे पूरा कर सकता है? एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट करके। ठीक है, जिससे कि जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है, फॉर फ्रॉड टू टेक प्लेस एंड इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ डिटेक्शन एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए। इट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान नहीं होगा उन लोगों पे, आपने कोई मैकेनिज्म सेट नहीं करा होगा, तो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो फ्रॉड इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। ठीक है,
उनमें हिम्मत कहाँ से आई है? ये आपने उनको हिम्मत दी है कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया, आप नेग्लिजेंट रहे, आपने सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल अच्छे से नहीं बनाया या उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, ठीक है, या उनमें आप सुधार नहीं कर रहे हो समय से, तो आप अपने बिजनेस में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें फ्रॉड करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आप दे रहे हो। आ रहा है समझ में, हाँ या ना? यस। ठीक है, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी उनको नहीं देनी है। उसका एक ही तरीका है कि आप एक इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंप्लीमेंट किए करें। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि हम एक ऑनेस्टी, एथिकल बिहेवियर, एक्टिव ओवरसाइट का कल्चर हमारा डेवलप करें। अभी जैसे वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है जो तुम लोगों को दिखती होगी आपस में, कि हम बहुत ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, ये सब चीजें होती रहती है। लेकिन ये लोग कहीं बाहर से जोड़ना है भाई, ये लोग तो हमारे ही लोग हैं ना, हम ही, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है भाई, जो है कि भाई हम सरकार, हम लोगों से, हम ही लोगों से ये सरकार हम बना करके दे रहे हैं, ठीक है। सो गवर्नेंस वी द पीपल बाय द पीपल है। तो ये लोग कहीं बाहर से नहीं आ रहे ना। अब दिक्कत यह है कि हमारे लोगों में ही अगर ऑनेस्टी की कमी है, एथिकल बिहेवियर की कमी है, तो फिर आपको अच्छे कहाँ से मिलेगी गवर्नेंस, है ना भाई? लोग कितने भी आप मैकेनिज्म बना लो, कितना भी कुछ भी कर लो, जो लोग उस जगह पे है वो है ही बेईमान, उनमें एथिक्स नहीं है, ठीक है। वो पहले अपनी सोच रहे हैं, बाद में कंपनी की सोच रहे हैं, बाद में देश की सोच रहे हैं। तो फिर आप कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात बताओ, यस। है ना? अब देश में सड़कें टूट रही हैं, सरकार पैसा खर्च करती है, सड़कें बनवाती है, उस सड़क सही से बन रही नहीं बन रही, उसके लिए एक इंजीनियर अपॉइंट किया हुआ है कि भैया जा करके क्वालिटी चेक करो। तो ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन साला दे लोग ही बेईमान है, तो कोई क्या करेगा? कितना भी अच्छा सिस्टम बना लो, आप वो काम, वो जो ऑब्जेक्टिव्स है आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगर फ्रॉड जैसी चीज को रोकना है, तो इफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल बनाने के साथ साथ एक कल्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपके अपने लोगों को ईमानदार बनाना पड़ेगा, उन्हें एथिक्स सिखाने पड़ेंगे, ठीक है, एक्टिव ओवरसाइट रखनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है आपके सिस्टम्स जो हैं वो काम करेंगे। आया बेटा समझ में? क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, ऑडिट के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि आपको समझना पड़ेगा एज अ और एट अ लार्जर स्केल। हमें इस प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है यार, क्यों क्यों हम चीजें नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्या दिक्कत है। एज अ कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है भी, समझ में आया है, हाँ या ना? यस सर। The director should be aware of the potential for fraud and this should features an element of their risk assessment and God. इसके अलावा एक बड़ी जिम्मेदारी हमने डायरेक्टर्स के ऊपर डाल रखी है कि भाई उन्हें ये पता होना चाहिए कि उनकी कंपनी में यहाँ पे फ्रॉड पोटेंशियल कितना है, मतलब इस बात की कितनी संभावना है, कितनी चांसेस है कि फ्रॉड हो सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर्स को रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा। अभी अपने ऑडिट का रिस्क असेसमेंट अपन ने पढ़ लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन डायरेक्टर्स का काम क्या है? डायरेक्टर्स का काम ये है कि वो ये समझे कि भाई वहां पर उनके फ्रॉड होने का रिस्क कितना है, तो वो उसका असेसमेंट करें, ठीक है। ये डायरेक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी हमने डाली है, तो वो यहाँ पर रिस्क असेसमेंट करें एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोसीजर। वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल फॉर फ्रॉड जो है उसके असेसमेंट की जिम्मेदारी एज द एलिमेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट हमने डायरेक्टर्स के ऊपर डाली। उन्हें करना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि भाई उनकी कंपनी में फ्रॉड पोटेंशियल कितना है। आया समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। The audit committee should review these procedures to ensure that they are in place and working effectively. इसके अलावा ये सब बातें हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले उसमें पढ़ ली थी, इन्होंने वहां पे थोड़ा सा इसको बता दिया है। द ऑडिट कमिटी शुड रिव्यू, इसके अलावा जो ऑडिट कमिटी है उस बनेगी, उसकी भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो भी ये रिव्यू करे कि भाई रिस्क असेसमेंट को लेकर के, फ्रॉड को लेकर के क्या प्रोसीजर्स उनकी कंपनी में बनाए गए, बनाए भी गए, नहीं गए, बनाए हैं तो क्या वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है। ये काम ऑडिट कमिटी इंटरनल ऑडिटर्स के साथ मिलकर के कर सकती है, या कंपनी जो है वो डायरेक्टर्स इंटरनल ऑडिटर्स के साथ मिलकर कर सकती है। अब इंटरनल ऑडिटर्स ऑडिटर्स का वैसे इन्होंने बहुत लिमिटेड एक पैराग्राफ इंक्लूड है, बट इससे हमें समझ में आएगा कि इनका रोल क्या है। तो जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं
वो मैनेजमेंट को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। टिपिकल फंक्शंस है ना, कंपनी के इंटरनल ऑर्डर्स के, ये आपके लिए भी समझना पड़ेगा कि ये आप लोगों के लिए भी एक करियर पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भाई आपको अगर एक्सटर्नल ऑडिट में, स्टैट ऑडिट में नहीं जाना है, तो यू कैन वर्क एज अ इंटरनल, आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप एज अ इंटरनल ऑडिटर काम कर लो, है ना। तो ये आपकी करियर पर्सपेक्टिव से भी समझना है। तो उसमें इंटरनल ऑडिटर्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं भाई? टेस्टिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स एट प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशन। तो एक तो इनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं उनको टेस्ट करना, कि वो फ्रॉड एंड एरर्स को प्रिवेंट करने में कितना अपना जो कितने सक्षम है, कितने इफेक्टिव है वो। ठीक है, और उनमें अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो रिकमेंडेशन से लोग देते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशंस आप इनसे करा सकते हो। देखो स्टैट ऑडिटर से आप ना फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, ठीक है, वो उसका काम नहीं है। वो सिर्फ बता सकता है कि ये फ्रॉड आपके यहाँ पर हो रहा है, मुझे पता लगा है। बट उसकी जो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगी वो कौन करेंगे? वो इंटरनल ऑडिटर करेंगे। ठीक है, उसमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, आपको देखना पड़ेगा कि भाई फ्रॉड कैसे कमिट किया गया है, किस एक्सटेंट तक ये फ्रॉड हुआ है। उसके अलावा रिकमेंडेशंस देना कि भाई आगे से हम कैसे इस तरह के फ्रॉड को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, सरप्राइज एसेट काउंट्स, कहीं भी कंपनी के किसी भी हिस्से में पहुंच जाओ, सरप्राइज ऑडिट कर लो वहां पर, ताकि आपको पता लग जाए कि भाई कहीं चोरी तो नहीं हो रही, कहीं थेफ्ट तो नहीं हो रहा। एक सेकेंड। हाँ, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है भाई, इंटरनल ऑडिटर्स का काम समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्या है, इट इज ओनली अ वन एस्पेक्ट कि भाई फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को लेकर के इनके काम बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये लिमिटेड टू फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। ठीक है भाई, नेयल सिमरन समझ में आ रही है बात यहाँ तक? यस सर। ठीक है। द अब इन्होंने ना लास्ट एक लाइन लिखी है, वो बहुत एक ऐसी लाइन है जिससे आपको समझ में आएगा एज एक्सटर्नल ऑडिटर। तो किसी कंपनी में देखो अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है ना, तो वो इस बात का साइन होता है कि भाई यहाँ पे दे आर वर्किंग टू प्रिवेंट द फ्रॉड, टू डिटेक्ट द फ्रॉड, है ना। आपके लिए अच्छा साइन है। एज एक्सटर्नल ऑडिटर मेरे को दिख रहा है कि भाई इनका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो चलो भाई ये सब चीजें, ये काम चोरियां पकड़ने के, एरर्स पकड़ने के काम ये कर रहे हैं। ठीक है, इन इटसेल्फ इज देयर अ ग्रेटर चांस ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड। तो अपने आप में इस बात की संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि भाई यहाँ पे जो भी फ्रॉड्स एंड एरर्स होते होंगे वो पकड़ाई में आते होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्रॉड। द ऑडिटर्स रोल इज टू फोल्ड: assess the risk of material misstatement due to fraud। अब आ जाते हैं आपकी तरफ। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है सर? अभी तक हमने डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी को समझा, हमने देखा कि इंटरनल ऑडिटर्स एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं फ्रॉड एंड एरर्स को पकड़ने के लिए, और आप उनसे क्या काम करा सकते हैं उस चीज को लेकर के। अब हमारी बारी है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो आपकी दो इन्होंने जिम्मेदारियां बताई हैं कि पहले तो आपको ये समझना है कि भाई मटेरियल मिस स्टेटमेंट का ड्यू टू फ्रॉड
यहाँ पे रिस्क कितना है, इस बात का असेसमेंट करना है। और दूसरे कॉइन पे साइड पे आपको कैसे उस रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि भाई फ्रॉड होने का, यहाँ पे फ्रॉड की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, इस चीज का असेसमेंट। और फिर मैं कैसे उस रिस्क के हिसाब से काम करूंगा, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, वो आपको समझना पड़ेगा। अब ये असेसमेंट होगा कैसे सर, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट, तो ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस लेना पड़ेगा दैट दी फाइनेंशियल ना मटेरियल वेदर कॉज बाय फ्रॉड है, तो आपको एक रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री है, उनमें मिसलीनियस स्टेटमेंट नहीं है, चाहे भले वो फ्रॉड से हो और एरर से हो। इसके लिए आपको अपना प्रोफेशनल कैपिटलिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। और ऐसी सभी पॉसिबिलिटीज जो आपको ये दिखाती हूं, जो आपको कहीं ना कहीं ये डायरेक्शन दे रही हो कि भी यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, उन पॉसिबिलिटीज के लिए अलर्ट रहना चाहिए। तो प्रोफेशनल कैपिटलिज्म आपने अप्लाई किया, अलर्ट रहे आप यहाँ पे। This means that the auditor must recognize the possibility that a material misstatement due to fraud could occur regardless of the auditor's prior experience of the client integrity and honesty। ठीक है, अब एक इन्होंने यहाँ पे बात क्या बताई है, इस चीज को समझना है। इन्होंने बोला है कि ऑडिटर को ये समझना चाहिए, ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए द पॉसिबिलिटी दैट ड्यू टू फ्रॉड कुड अकर रिगार्डलेस ऑफ द ऑडिटर्स प्रायर द क्लाइंट्स इंटीग्रिटी। अब अगर आप ऑडिटर हो, आप क्लाइंट की इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को समझते हो, और आपको पता है कि यार मेरा क्लाइंट में इंटीग्रिटी नहीं है, ये बेईमान ही है, तो आप पहले उसके लिए काम कर चुके हो। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि भाई जब क्लाइंट में के साथ मैंने पहले काम किया है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो जब है ही बेईमान आदमी, जब वो डिसऑनेस्ट है, तो वो बार बार क्या करेगा, वो कितनी भी आप कोशिश कर लो, वो ये करेगा कोशिश कि हाँ भाई उससे किसी ना किसी तरह के फ्रॉड करने हैं। है ना, ऐसा होगा, हाँ या ना। यस सर। तो इस बात की पॉसिबिलिटी का रिकग्नाइजेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, हम चाहे कितना भी ऑडिट हमारे क्लाइंट को जानते हो ना, अगर वो उस हमारा एक्सपीरियंस उसके साथ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी को लेकर के रहा है, तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई इस वजह से यहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड की कितनी संभावना है। ठीक है, हम उसके ऊपर फिर विश्वास नहीं कर सकते। देखो, हमें हमारा काम उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे हम किसी क्लाइंट के लिए पहली बार काम करते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए एक से ज्यादा बार काम कर चुके होते हो ना, तो आपको आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाता है। तो हर साल आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप अपना नेक्स्ट ईयर में काम कम कर सकते हो। है ना, होगा ऐसा, यस और नो। यस। लेकिन जब आपके क्लाइंट की इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी के इश्यूज है, तो फिर आपको इसकी पॉसिबिलिटी को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि हाँ भाई ठीक है, रिगार्डलेस कि भाई मेरा प्रायर एक्सपीरियंस, मैंने मैंने जो भी काम इसके लिए पहले साथ किया है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे मटेरियल मिस स्टेटमेंट की संभावनाएं हो सकती है। इसके अलावा हमको और कंसीडर का करना है पोटेंशियल फॉर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। क्या होता है कि देखो, कंट्रोल एक ऐसी चीज है जिसको बनाया है मैनेजमेंट ने। कौन बना रहा है कंट्रोल, मैनेजमेंट बना रहा है, यस और नो। यस सर। यस सर। तो जब मैंने कोई कंट्रोल बना दिया, ठीक है, इस कंट्रोल को मानना या नहीं मानना वो मेरे ऊपर ही है। तो एज अ ऑडिटर मुझे ये समझना पड़ेगा कि क्या यहां पर ऐसा तो नहीं है, जिस क्लाइंट की मैं ऑडिट कर रहा हूं, कि कंट्रोल्स ये लोग बनाते हैं, लेकिन इन कंट्रोल्स को अपनी जरूरत अनुसार, ठीक है, नीचे वाले लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अपनी जरूरत अनुसार, या जब उनको लगता है तो वो इन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर लेते हैं, वो खुद ही इन कंट्रोल्स को नहीं मानते। ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज द ऑडिटर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर में नॉट बी इफेक्टिव। और इसके अलावा आपको ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स जो एरर, ठीक है, दैट आर इफेक्टिव फॉर डिटेक्टिंग एरर में नॉट बी इफेक्टिव फॉर रिफर। तो आपको समझना पड़ेगा कि देखो, एक प्रोसीजर एरर को ढूंढने के लिए सफिशिएंट हो सकता है, लेकिन वो प्रोसीजर जरूरी नहीं है उसी प्रोसीजर्स की मदद से आप फ्रॉड को भी ढूंढ लो। क्यों, क्योंकि दोनों में फर्क है। एरर जो है वो अनइंटेंशनल है और फ्रॉड जो है वो इंटेंशनल है। तो जिस पर्सन ने फ्रॉड किया होगा, इस चीज को समझो, वो कोशिश तो करेगा ना उसको छुपाने की, हाँ या ना, यस सर। करेगा। तो आपने एक प्रोसीजर डिजाइन किया, आप सोचो कि एरर और फ्रॉड दोनों चीज से पकड़ लूंगा, ऐसा नहीं है। तो कोई
प्रोसीजर ठीक है, आपने डिजाइन कर लिया और उससे आप काम कर रहे हो, आप उसको यूज में ले रहे हो, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि भी यहाँ पर ये प्रोसीजर्स एरर डिटेक्ट करने में इफेक्टिव हो सकता है बट फ्रॉड डिटेक्ट करने में इफेक्टिव नहीं होगा। तो वो भी आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब ISA 240 और क्या कह रहे हैं कि भाई हम क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करें सर रिस्क असेसमेंट के लिए। तो पहले तो अपनी टीम के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सस्पेक्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस करें कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने ज्यादा संदेहास्पद है। ये सस्पेक्टेबिलिटी का मतलब होता है कितना संदेह है। ठीक है, टू मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड विद द एंगेजमेंट टीम, तो आपको कितना इसके ऊपर सस्पेक्ट है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे फ्रॉड्स की वजह से एरर्स हो, फ्रॉड्स की वजह से मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है, इस बात के चांसेस को आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करें। पहला काम तो हम ये करेंगे भाई, टीम को बुलाएंगे, बैठाएंगे, बात करेंगे कि भाई देखो ये बात है और मुझे लगता है कि यहाँ पे इस बात की बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट है एंड इट इज ड्यू टू सम एरर, इट इज ड्यू टू सम फ्रॉड। तो पहला काम तो आपने कर लिया। जब आप ये डिस्कशन कर रहे होंगे तो आपको साथ साथ सिर्फ यही डिस्कस नहीं करना है कि हाँ भाई ठीक है कि आपको ऐसा लगता है, पर वो क्यों लगता है। इंसेंटिव देखो, कोई फ्रॉड अगर करता है ना तो उसके पीछे कोई एक पर्पस होता है, उसका कोई इंटेंशन होती है जानबूझ। आप फ्रॉड इसलिए तो करोगे नहीं कि भाई कोई फायदा आपको नहीं होगा, कोई फायदा हो रहा होगा, कोई इंसेंटिव मिल रहा होगा तभी फ्रॉड करोगे, हाँ या ना? ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो आपको वो इंसेंटिव्स अपने टीम के साथ डिस्कस करने पड़ेंगे कि भाई देखो ये इंसेंटिव्स हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रॉफिट रिलेटेड बोनसेस। ठीक है, कंपनी में मैनेजर्स के जो बोनसेस हैं वो प्रॉफिट है, तो हो सकता है कि जानबूझ करके प्रॉफिट्स को ओवर करके दिखाया गया है ताकि मैनेजर्स ज्यादा से ज्यादा बोनस अर्न कर सकें। और एप्लीकेशन फॉर फाइनेंस या फिर फाइनेंस का जहां पे एप्लीकेशन है, जहां पे खर्चा किया जा रहा है, वहां एक्चुअली इतना खर्चा है नहीं। इन्होंने जानबूझ करके फाइनेंसिस का एप्लीकेशंस गलत दिखाया, तो आपको वो इंसेंटिव डिस्कस करने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करनी पड़ेगी कि भाई देखो क्यों आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड करने की अपॉर्चुनिटीज है। आपने क्लाइंट का रिस्क असेसमेंट किया और जिसमें आपको समझ में आया कि इंटरनल कंट्रोल्स इनफेक्टिव है, तो क्लाइंट खुद से नेग्लिजेंट है, उसने अपना काम नहीं किया और उसकी वजह से यहाँ पे इनके एम्प्लॉयज को या मैनेजमेंट को अपॉर्चुनिटीज हैं, इस वजह से ये फ्रॉड कर सकते हैं। या फिर मैनेजमेंट का एटीट्यूड, dispute when the auditor over auditing matters or failure to remedy known deficiencies। तो या फिर जब आपको लगता है कि भाई मैनेजमेंट का एटीट्यूड ऐसा है कि वो हमें काम नहीं करने दे रहे, वो हमें बहुत ज्यादा इन जब हम ऑडिट कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऑडिट में जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ मैं मेरी रिपोर्ट इश्यू नहीं कर सकता, चाहे भले ही मैंने ISA में दिए गए सभी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर ली हो। तो अगर मुझे लग रहा है कि यार किसी जगह जाकर के मुझे इन डेप्थ चेकिंग करनी है और मेरा क्लाइंट मुझे करने से रोक रहा है, तो ये मेरे मन में एक सस्पेक्ट क्रिएट कर देगा, संदेह क्रिएट कर देगा कि यार कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हो, है ना भाई? हाँ या ना? यस। ठीक है ना सिमरन, बात समझ में आ रही है? नील, बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपको जो सस्पेक्टेबिलिटी है, आपको अगर संदेह है कि भाई क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकते हैं ड्यू टू फ्रॉड, तो ये आपको किसके साथ करना है? अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है, इंक्लूडिंग कि भाई क्या इंसेंटिव्स हैं जिसकी वजह से फ्रॉड हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैनेजमेंट का एटीट्यूड। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस सर। तो हमारे रिस्क असेसमेंट में पहले तो इन्होंने बोला कि अपनी टीम के साथ ही डिस्कशन करो। दूसरा ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट से पूछो कि भाई वो खुद कैसे इस काम को करते हैं। भाई देखो फ्रॉड को रोकने का, फ्रॉड का पोटेंशियल, ये सब चीजें हम ऊपर समझ के आए कि भाई इस चीज को समझना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्राइमरी डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। तो आपको अपने क्लाइंट से ये पूछना है, क्लाइंट के मैनेजमेंट से पूछना है कि भैया आपका प्रोसेस बताओ। ठीक है, कि आप क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो।
कैसे आप लोग रिस्क ऑफ फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हो, कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो, पहली चीज आप उनसे पूछो। फिर मैनेजमेंट से पूछो कि भाई इंटरनल ऑडिटर्स एंड टीसीडब्ल्यूजी क्या उनको किसी तरह के फ्रॉड के बारे में कोई जानकारी है क्या, है ना। ये बात आप उनसे पूछो। आप पूछो कि भाई आप कैसे देख पता करते हो, कैसे ये आपके पास क्या प्रोसेस है, क्या आपको कोई फ्रॉड की जानकारी है क्या। ठीक है। और तीसरा हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये इन्होंने बहुत फोकस किया है ना, ये इन्होंने बहुत फोकस किया है एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर एक ऐसी चीज है जो आपके सामने एक एनालिसिस ऐसा लेकर के आ सकती है जो आपका ध्यान इस चीज पर केंद्रित करे, फोकस करे कि हाँ भाई फ्रॉड हुआ होगा। आप अगर मान लो से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय उनकी सैलरीज है, उसका रिलेशनशिप आपने स्टडी कर लिया, ऑन एन एवरेज आपको लग रहा है ठीक है, लेकिन अगर लग रहा है कि यार ये आपके एम्प्लॉयज का नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का और आपकी जो एवरेज सैलरी जा रही है उसके बीच में बहुत लार्ज गैप है, बहुत ज्यादा डेविएशन है, तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे शायद फ्रॉड हो सकता है ना भाई। हाँ या ना। यस सर। तो इंक्वायरी के अलावा एनालिटिकल प्रोसीजर एक इंपॉर्टेंट आपका टूल है जिसकी मदद से आप यहाँ पे ये पता कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका असेस असेस अब रिस्पॉन्स आ गया कि किस तरीके से आपने जो रिस्क असेसमेंट किया, जैसा भी आपका रिस्क असेसमेंट हुआ, उसके बाद कैसे आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई देर इज सर्टेन चांसेस ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, तो हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर्स हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। कौन कौन से प्रोसीजर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है। हम्म। एक तो जर्नल एंट्रीज रिव्यू करना मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स रिकॉर्डेड और अनऑथराइज्ड जर्नल एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो हमें करना है क्या, रिव्यू करना है हमें बेटा जर्नल एंट्रीज। समझते हो ना जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। यस सर। हाँ, मेड टू आइडेंटिफाई मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है, रिकॉर्डेड और अनऑथराइज्ड जर्नल एडजस्टमेंट्स। ठीक है। तो ऐसी जर्नल एंट्रीज जो कि मैनिपुलेट करने के लिए करी गई हैं फिगर्स को, रिकॉर्डेड फिगर्स को, या फिर ऐसी जर्नल एंट्रीज जो कि अनऑथराइज्ड है, ऐसी जर्नल एंट्रीज को आप रिव्यू करेंगे। इंक्वायर ऑफ दोस, है ना। तो अब कोई जर्नल एंट्री पास हुई है जिसका आपको पता है कि भाई या तो ये मैनिपुलेट करने के लिए करी गई है, अदरवाइज ये अनऑथराइज्ड है। तो ये अगर आपको आइडेंटिफाई हो गया कि भाई इस तरह की कोई जर्नल एंट्री है तो आप करोगे क्या। तो आप यहां पे इंक्वायर करोगे ऑफ दोज इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अबाउट अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडजस्टमेंट। तो जो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इन्वॉल्व है आपके क्लाइंट के यहाँ पे, आप उनसे इंक्वायरी करोगे कि भाई ये जर्नल एंट्री कैसे पास हुई है, इसका ऑथराइजेशन कहाँ पे है। ठीक है। सेलेक्ट जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट मेड एट द एंड ऑफ, तो जो हमारी जनरली 31 मार्च के आसपास की एंट्रीज होंगी, ठीक है, जो एंट्रीज उन्होंने करी है या फिर जो एडजस्टमेंट एट द रिपोर्टिंग, क्योंकि क्या होगा कि छुपाने का काम आप सबसे एंड में जाकर के करोगे, है ना भाई। छुपाने यस का काम सर। सबसे एंड में होता है। चल रहा था, बिजनेस चल रहा था, जब बुक्स क्लोज हुई और आपके क्लाइंट ने के यहाँ पर जो भी हो रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो वो उसको छुपाने के लिए जो भी एडजस्टमेंट्स उनको करने होंगे, उसके लिए जो भी जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी, वो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे ही करेंगे। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। यस सर। तो अब आपका क्या काम बनता है, आप जो ईयर एंड की एंट्रीज हैं उनको पकड़ लो एंड में जाकर के कि भाई इन्होंने एंड होते होते क्या एंट्रीज करी हैं, क्या एडजस्टमेंट्स के, वहां आपको गड़बड़ घोटाला सब समझ में आ जाएगा कि भाई कोई हुआ है या नहीं हुआ है ना। आया समझ में। यस सर। ठीक है। इसके अलावा कंसीडर द नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्रीज, और फिर उसके बाद कि भाई पूरे साल की अगर जर्नल एंट्रीज चेक करने की जरूरत पड़ती है तो वो समझो कि भाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, उसकी जरूरत है या नहीं है। रिव्यू मैनेजमेंट एस्टिमेट, इसके अलावा मैनेजमेंट के एस्टिमेट्स को रिव्यू करो, है ना। डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हो गई, कोई प्रोविजंस बनाए हुए, कोई रिजर्व बनाए हुए, फॉर एविडेंस ऑफ बाइसनेस, कहीं उन्होंने बाइस्ड होकर के आप जो भी
एस्टिमेशन लेते हो, इट इज डिपेंड अपॉन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ही है। वो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड कैसे कह रहा है आप एस्टिमेशन लोगे। ठीक है। तो अब क्लाइंट क्या करते हैं इन सब चीजों में बहुत गड़बड़, क्योंकि एस्टिमेशन एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई 100% ये नहीं बोल सकता कि हाँ भाई ये एस्टिमेशन सही होगा। बोल सकते हो कि एस्टिमेशन 100% सही होगा, नहीं होगा? नो सर। तो आपका क्लाइंट ये सोचेगा भाई चलो जो फैक्चुअल रिकॉर्डिंग है वहां छोड़ दो, जहां पे एस्टिमेशन है वहां गड़बड़ करो, क्योंकि उसके लिए दिमाग ज्यादा चलाना पड़ेगा, है ना, ऑडिटर को भी, कि अरे भाई ये एस्टिमेशन उन्होंने किस आधार पे किया है। तो जो मैने लेकिन हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें देखना है कि भाई कोई फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ क्या है। वो मैनेजमेंट ने फ्रॉड हो सकता है एस्टिमेशन में ही कर लिया हो, तो उन एस्टिमेट को रिव्यू करो। ठीक है, उनकी रीजनेबलनेस को, वेदर दे इंडिकेट एंड तो एनी बाइज ऑन बिहाफ ऑफ मैनेजर। तो कोई भी एस्टिमेट जो होता है वो रीजनेबल होना चाहिए। आप अनरीजनेबल एस्टिमेशन नहीं कर सकते। रिट्रोस्पेक्टिव व्यू ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट रिफ्लेक्टेड इन द प्रायर। अच्छा, आपको ये समझ में आ जाएगा पिछले साल के कई सालों में क्या ये लोग यहां पर एस्टिमेशन करते हैं। तो हो सकता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस दिख रहा हो कि हर साल ये लोग इतना एस्टिमेशन करते हैं तो आप बोलोगे हाँ भाई रीजनेबल है। लेकिन किसी साल, अब इस साल के ऑडिट और पिछले कई सालों में जो इनकी एस्टिमेशन नहीं थी, इस बार उन्होंने एकदम से क्या हो गया, कितनी कम करी है, इतनी ज्यादा करी है। तो वो फिर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना भाई, हाँ या ना? यस सर। तो आप मैनेजमेंट के कुछ पुराने सालों के रिट्रोस्पेक्टिव रिव्यू कर सकते हो जजमेंट्स का। ठीक है, आप उनका रीजनेबलनेस टेस्ट कर सकते हो। रिव्यू ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन विच अपीयर अनयूजुअल, असेस वेदर दे आर इंडिकेटेड ऑफ फ्रॉडुलेंट। इसके अलावा ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किए जाते, ठीक है, उन ट्रांजैक्शंस को रिव्यू कीजिए। या ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपको अनयूजुअल लगे या जो इस बात का इंडिकेशन देते हो कि किसी तरह की फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगी। अब कोई आपका क्लाइंट है, वो बेचारा बढ़िया है, वो राशन की दुकान चलाता है और उसके यहाँ पर रूटीन का जो एंट्रीज हैं वो सेल परचेज ऑफ गुड्स की होती है। ठीक है, राशन का सामान आया गया, बेचा गया, यही सब होता होगा, है ना, हाँ या ना? यस। यस सर। अब फिर आपने देखा कि यार एकदम से बीच में कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया है जो इसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से बाहर है। तो वो मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार फ्रॉड होगा यार, जरूरत हो सकती है किसी की भी कोई। तो आपको ऐसे ट्रांजेक्शन जैसे कि भाई कोई जो कि उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहे होते, एकदम से कोई अलग ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वो ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, बस उसको आपको रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, या फिर आपको अनयूजुअल लगता है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस सर। इसके अलावा आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो। मतलब सबके बाद फिर लास्ट हमारा एक रह जाता है कि भाई इनसे रिटर्न में रिप्रेजेंट, इनसे लिखित में ले लो, रिटर्न में ले लो। ठीक है, कि वो अपनी जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल्स को बनाने की समझते हैं, मानते हैं, है ना। वैसे तो हमने जब शुरू किया था तभी हमने हमारा एग्रीमेंट करा है ना, एंगेजमेंट लेटर जिसको हम कहते हैं, तो वो हमने उनको भेजा है। इसमें भी हमने उनको ये लाइबिलिटी अपनी जो है वो एक्नॉलेज कराई है। बट फिर भी हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए कि भाई हमारा क्लाइंट ये समझ रहा हो ये तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हम ये उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल्स को बनाने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने मैनेजमेंट के फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, मैनेजमेंट ने खुद ने जो फ्रॉड रिस्क असेसमेंट किया था वो पूरा उसका रिजल्ट ऑडिटर के साथ शेयर किया है। ठीक है, अगर किसी तरह का फ्रॉड सस्पेक्टेड था वो ऑडिटर को बताया। हैव डिस्क्लोज द ऑडिटर एनी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटीज फाइनेंस। कोई दूसरा कभी कोई एलिगेशन रहा हो जिससे कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई फर्क होता है, तो वो सारे डिस्क्लोजर, मतलब डिस्क्लोजर, 3 डिस्क्लोजर हो गए। फ्रॉड रिस्क असेसमेंट शेयर किया था उसका डिस्क्लोजर मान लो, कोई सस्पेक्टेड फ्रॉड है उसका डिस्क्लोजर मांग लो, और कोई एलिगेशन है फ्रॉड का वो डिस्क्लोजर मांग लो। ये सब चीजें रिटर्न में मांग लो आप। आ गया बेटा समझ में? क्लियर है यहां तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आईएसए 245 क्या कह रहा है कि देखो कुछ भी कर लो, कुछ भी, तुम्हारा काम कितने भी अच्छे से कर लो, फिर भी फ्रॉड के थ्रू किए गए मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स को डिटेक्ट करने की एक
अनडिटेक्टेड रहने का कुछ ना कुछ आपके ऊपर रहेगा ही रहेगा। एक सेकंड ना। हाँ चिराग, घर पे। घर आके देना पड़ेगा भाई, और कैसे पहुंचाएगा? सुबह दे देना। तो देके तो जा यार। हाँ ठीक है, देखता हूँ। मेरे तो यानी जज साहब जो फाइन करेंगे करेंगे। क्या पाँव पड़ जाऊंगे जज के भाई? जो भी डॉक्यूमेंट्स हो वो सब दे देना। हाँ वो सब चाहिए होंगे। ठीक है। बेल हो गई उनकी वहां से ग्रांट? ठीक है। चल कुछ नहीं, कुछ काम कर रहा था। आजा तू, आजा फिर कल सुबह आ जाना फिर, है ना? हम्म। हाँ सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो मैं ही कह रहा था कि भाई एक ना अनअवॉइडेबल रिस्क है कि भाई आप कुछ भी कर लो, फिर भी कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाएंगे, इवन इफ प्रॉपरली ब्रांड। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई हम कुछ भी कर लेना फिर भी देखो, अगर क्योंकि फ्रॉड का एक करने का एक तरीका होता है। तो जिन लोगों ने फ्रॉड को किया है, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि भाई वो फ्रॉड आप डिटेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हमें हमारी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, पूरी जो है वो ऑनेस्टी से काम करना है, डिलीजेंस से काम करना, आईएसए को फॉलो करना है, सब चीजें करनी है। बट फिर भी आप इस चीज के लिए तैयार रहें कि भाई आपके अच्छे से काम करने के बाद भी कुछ फ्रॉड जो है वो डिटेक्ट नहीं होंगे। आगे भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का फ्रॉड एंड एरर की रिपोर्टिंग आती है। अच्छा, अब अगर आपको ये पता चल गया है कि फ्रॉड हुआ है तो फिर क्या करोगे? तो अगर फ्रॉड पता चल गया है आपको तो एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट कर दो। मैनेजमेंट को बता दो कि भाई आपकी कंपनी में ये फ्रॉड हो रहा है, हम लोग ड्यूरिंग दी ऑडिट हम लोगों को इस बात की एविडेंस मिली है, ये देख लो। ठीक है। अगर लग रहा है कि मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व है तो फिर किसको कम्युनिकेट करोगे? तो फिर दोस्त चार्ज, मतलब उनसे ऊपर कौन लोगे उनके ऊपर चल जाओ। ठीक है। अगर आपको दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस वाले लोगों के ऊपर भी डाउट है तो अब तो कोई बचा नहीं ना। इससे ऊपर कौन है? कोई नहीं है, है ना? यस और नो? जल्दी बताओ, कोई यस। बचा है क्या अब? नो नहीं। सर। तो जब आपको लग रहा है कि भाई जो सबसे सीनियर मोस्ट लोग हैं यही जब इन्वॉल्व हैं तो आपके, तो फिर ऐसे केस में आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए। इसके अलावा द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो कंसीडर वेदर दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा जैसे कि जिस भी कंट्री में आप ऑडिट कर रहे हो ना, वहां का लॉ ऑडिटर के ऊपर हो सकता है कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता हो। ठीक है। टू हैव टू रिपोर्ट टू द अकरेंस ऑफ सस्पिशंस टू अ, जैसे टू अ पार्टी आउटसाइड द एंटिटी। तो जैसे इंडिया में हम लोगों की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या आरसीए को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ऑडिटर के ऊपर होती है जब एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर का फ्रॉड डिटेक्ट होता है उसको। तो जैसे आप जिस भी कंट्री में कर रहे हो तो वहां का लॉ क्या है, कहीं उसमें ऐसा है क्या कि भाई फ्रॉड की रिपोर्टिंग आपको आउटसाइड एंटिटी करनी है? ठीक है। या फिर जो है कोई सर गवर्नमेंट को वहां के बताना है क्या करना है, तो वो चीज आपको देखनी है। डज हैव एथिकल ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। लेकिन अब ठीक है, आपके कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने की एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन फिर भी फ्रॉड एक ऐसी चीज है जहां पे आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे ऊपर है, कानूनी जिम्मेदारी उससे ऊपर है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऊपर वहां पे जरूरी है कि आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी को की जिम्मेदारी को छोड़ करके उस बात को अप्रोप्रिएट जहां पर भी उसको डिस्क्लोज करना है, जहां पर भी कम्युनिकेट करना है वो करें। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है। लास्ट इन्होंने बताया कि अगर फ्रॉड का मटेरियल इम्पैक्ट देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है तो आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर सकते हैं, और उस मॉडिफिकेशन का रीजन आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ेगा। देखो अनमॉडिफाइड ओपिनियन मतलब जब कोई भी दिक्कत आपको नहीं लगी है, आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई तब करते हैं जब आपको कोई दिक्कत लगती है। तो हम ऑडिट कर रहे थे, हमको फ्रॉड डिटेक्ट हुए,
जिनका मेजर इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, नाउ आई एम कंसीडरिंग टू मॉडिफाई माय ऑडिट ओपिनियन, जिसमें मैं मेरे रीजन दे दूंगा शेयर होल्डर्स के सामने, भाई इस वजह से मैंने मेरी जो है वो ऑडिट ओपिनियन को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ठीक है ना, फ्रॉड एंड एरर्स को लेकर के हो गई हमारा पूरा। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या बचा है? नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे यहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में। ठीक है भाई, कल कंटिन्यू करते हैं इसको। कोई डाउट है आज की क्लास में, समझ में आ गया? यस यस सर। सर।